हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी, जिसका नाम है अंतर्द्वंद। जाड़े के दिनों की एक काली रात थी। अंधकार में डूबी हुई ठाकुर राजपाल की हवेली बहुत ही रहस्यमय वातावरण प्रस्तुत कर रही थी। चारों ओर साय साय सी हो रही थी, किंतु ठाकुर के कमरे में प्रकाश था। वह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। टन 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 टन, घड़ियाल के सीने पर हुई चोटें ठाकुर ने अपने सीने पर महसूस की। चहलकदमी की गति में तीव्रता का समावेश हो गया। उसे अपना कंठ सूखता सा अनुभव हुआ। उसने एक क्षण के लिए रुककर पानी के कुछ घूंट हलक से नीचे उतारे। ठंडक की एक लहर हलक से लेकर पेट तक लकीर सी खींचती चली गई। रह रहकर उसके मस्तिष्क में एक ही विचार उठ रहा था कि उसका शेष जीवन 6 घंटे से अधिक लंबा नहीं है। अब से केवल 6 घंटे बाद राम सिंह जेल से बाहर आ गया होगा और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आई और उसे अपने गले में कुछ अटकता सा महसूस हुआ। राम सिंह की डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज गई। ठाकुर, 15 साल बाद, समझे, 15 साल बाद। ठाकुर को राम सिंह के हाथ अपनी गर्दन की ओर बढ़ते हुए महसूस हुए। उसने थूक निगलने की चेष्टा की, लेकिन मुंह हलक तक सूखा हुआ था और जुबान चमड़े की तरह खुश्क थी। उसके हाथ फिर पानी की सुराही की ओर बढ़े और इस बार उसने सुराही को ही मुंह से लगा दिया। उसने लाख चेष्टा की कि उसे पुरानी बातें याद न आए, लेकिन उसका मस्तिष्क बड़ी तीव्रता से भूत की ओर अग्रसर हो रहा था। उसको बार बार अतीत की वही बातें याद आ रही थीं जिनके विषय में वह सोचना भी नहीं चाहता था। वह चिल्लाया, मैं राजपूत हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ। वह पलंग पर लेट गया। उसने सोने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु नींद उससे कोसों दूर थी। वह करवटें बदलता रहा और आज से 15 वर्ष पहले की घटनाएं चलचित्र की भांति उसके स्मृति पटल पर अंकित होती रहीं। राम सिंह को ठाकुर के गुर्गे लाए थे। आकर्षण का केंद्र राम सिंह नहीं, उसकी जवान बहन लक्ष्मी थी। ठाकुर के गुर्गे ठाकुर के लिए, जिसके मस्तिष्क से रियासती वैभव और विलास की गंध अभी गई नहीं थी, सदा ही जवान लड़कियों की तलाश में रहते थे। राम सिंह हवेली में नौकर रख लिया गया और ठाकुर लक्ष्मी पर दांत गड़ाने का मौका ढूंढने लगा। लेकिन राम सिंह लक्ष्मी के विषय में बहुत सतर्क था। वह एक आंख अपने काम पर रखता था और दूसरी लक्ष्मी पर। वह लक्ष्मी को अपनी थाती समझता था। वह शरणार्थी था और अपने 14 सदस्यों के परिवार में केवल लक्ष्मी को ही लाहौर से निकाल लाने में सफल हो सका था। ठाकुर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट राम सिंह था। राम सिंह, जिसके सीने में परिवार के बिछोह के घाव अभी बाकी थे, जिसके नथुने अब भी पुरानी बातें याद करके फड़क पड़ते थे, जिसकी आंखों में प्रतिशोध के शोले अभी बुझे नहीं थे और जिसकी बाहें हर समय कुछ कर डालने के लिए तड़पती रहती थीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ठाकुर आसानी से नजरअंदाज कर पाता। फिर एक दिन ठाकुर ने एक आवश्यक कार्य का हवाला देकर राम सिंह को हवेली से कोसों दूर हटा दिया। वह बहन को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन कार्य की महत्ता पर बल देकर उसे इतना अधिक प्रभावित किया गया कि वह लक्ष्मी को हवेली के माली की पत्नी के पास छोड़ जाने के लिए तैयार हो गया। माली और उसकी पत्नी लक्ष्मी के लिए कुछ भी न कर सके। हवेली में लक्ष्मी की चीखें दीवारों से टकराती रहीं। रात बीतती रही। माली पति पत्नी मन ही मन बल खाते रहे। ठाकुर के लठैत मुस्तैदी से हवेली के दरवाजे पर पहरा देते रहे। लक्ष्मी की चीखें सिसकियों में बदलती रहीं और अंत में सब समाप्त हो गया। भोर होने पर जब लक्ष्मी हवेली से निकली तो उसका रुख माली की झोंपड़ी की ओर नहीं, हवेली की बावड़ी की ओर था, जो उसे अपनी गोद में छुपा लेने के लिए बहुत बड़ी थी। राम सिंह लौट आया। लक्ष्मी बावड़ी की सीढ़ियों से फिसल कर मर गई। सुनकर वह आठ आंसू रोया। वह 1 सप्ताह तक माली की कोठरी से बाहर नहीं निकला। जब भी राम सिंह लक्ष्मी से संबंधित कोई बात सुनता, माली के पेट में गुबार सा उठने लगता। दिल सब कुछ कह डालने के लिए आतुर हो उठता, लेकिन जिह्वा साथ न देती। ठाकुर उसकी दृष्टि में अब भी राजा था और उसके विरुद्ध कुछ कह डालने की गंभीरता को वह जुठला नहीं पाता था। लेकिन मालिन फूट पड़ी। राम सिंह पूरी बात सुनने की ताब न ला सका। उसकी आंखों में आंसू रुक गए और नथुने से खून टपकने लगा। ठाकुर, उसकी आवाज भरभराए और हाथ लोहे की मूठ वाली लाठी पर टिक गए। ठाकुर के लठैत उस तूफान को न रोक सके। ठाकुर के शरीर में झुरझुरी आ गई। वह मृत्यु के कितने समीप था। वह भय से भेड़ की तरह मिमिया रहा था। लठैतों को बुलाने के लिए उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राम सिंह की लोहा लगी लाठी बिजली की तरह ठाकुर के सिर की ओर लपकी, लेकिन शिकार बना ठाकुर का बूढ़ा माली। सिर तरबूज की तरह फट गया। दादा, वह लाठी फेंककर चिल्लाता हुआ माली की ओर लपका। माली तक पहुंचने से पहले ही ठाकुर के लठैतों ने उसे लाठियों पर धर लिया। राम सिंह को 10 वर्ष की सजा हुई।
जब वह हथकड़ियों से जकड़ा हुआ अदालत से बाहर लाया जा रहा था तो ठाकुर अपने मुसाहिबों से घिरा हुआ उसे दरवाजे पर मिला। 10 वर्ष, उसने मूंछों पर ताव देते हुए कनखियों से राम सिंह की ओर देखकर कहा। भला कितनी रातें आती हैं 10 वर्षों में, सौदागर सिंह। पहाड़ जैसे कई शरीर पिघला देने के लिए जेल की कुछ ही रातें काफी होती हैं हुजूर। जिंदगी रिश्ता हुआ घाव बनकर रह जाती है सरकार। इंसान एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरता है हुजूर। कोई जिगर वाला ही पूरे 10 साल सरकार की मेहमानी कर पाता है हुजूर। कुछ ही वर्षों के बाद इंसान मरने की इच्छा करने लगता है सरकार, लेकिन मौत पास से होकर गुजर जाती है। व्यंग बाण चलते रहे। ठाकुर मूंछें उमेटता रहा। राम सिंह का चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। ठाकुर, वह घन गर्जना करता हुआ बोला, तुम्हारा जीवन मेरी सजा की अवधि से अधिक लंबा नहीं है। 10 साल बाद जो दिन आएगा उसकी रात देखनी तुम्हें नसीब नहीं होगी। उस दिन तुम्हारी गर्दन होगी और मेरे हाथ। ठाकुर का चेहरा पसीने से तर हो गया था। उसको अपनी रीढ़ की हड्डी पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। वह पलंग से उठकर बैठ गया, लेकिन वह बैठा भी न रह सका। वह पलंग से उतर आया और फिर से कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसने पानी पीने के लिए सुराही उठाई तो उठती ही चली गई। वह खाली थी। उसके होंठों पर एक भद्दी सी गाली आई और उसने सुराही फर्श पर दे मारी। प्यास से उसका गला सूखता जा रहा था। उसने नौकर को आवाज देनी चाहिए, फिर उसने अपना विचार बदल दिया और कमरे से बाहर आ गया। उसने चादर को शरीर पर अच्छी तरह लपेटा और हवेली से बाहर निकल आया। हवेली साय साय कर रही थी। लॉन में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। खुले आकाश के नीचे पहुंचकर एक क्षण के लिए उसे राहत सी मिली, किंतु दूसरे ही क्षण असहनीय ठंडक ने उसे अशांत कर दिया। लॉन का हौज पानी से लबालब भरा हुआ था। उसने अपने हाथ पानी में डुबो दिए। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, फिर भी उसने अपने हाथ बाहर नहीं निकाले। उसने चुल्लू भर भर कर पानी पिया और फिर गीले हाथ अपनी आंखों से सटा लिए। जलती हुई आंखों को कुछ शीतलता प्राप्त हुई। वह हवेली में से निकलकर सड़क पर आ गया और चादर को अच्छी तरह शरीर पर लपेटकर वह चलने लगा। वह अपने आप को नितांत एकांकी अनुभव कर रहा था। उसे कोई हिम्मत बंधाने वाला चाहिए था। जब उसकी तंद्रा टूटी तो उसने स्वयं को लक्ष्मण के घर के द्वार पर खड़ा पाया। लक्ष्मण शहर का कुख्यात गुंडा था, जिसने रियासतों के युग में वर्षों ठाकुर का नमक खाया था। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर उसने द्वार खटखटा दिया। कोई उत्तर नहीं मिला। उसने एक बार फिर द्वार खटखटाया और साथ में आवाज भी दी। आवाज सारी गली में गूंज गई। इस बार घर के अंदर किसी के कदमों की क्षण प्रतिक्षण तीव्र होती हुई आवाज सुनाई दी और फिर द्वार खुल गया। लक्ष्मण, ठाकुर फुसफुसाया। आगंतुक के एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे से उसने द्वार का एक पट थाम रखा था। उसने अपना लालटेन वाला हाथ ऊंचा करके ठाकुर के चेहरे के सामने कर दिया। वह अपनी उनींदी आंखों को पूरा खोलने की चेष्टा करते हुए ठाकुर को घूर रहा था। आंखों में नींद भरी होने के कारण वह ठाकुर को पहचान नहीं पा रहा था। लक्ष्मण, ठाकुर इस बार अधिक स्पष्ट बोला। ठाकुर साहब, आप? लक्ष्मण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इस समय? हाँ लक्ष्मण, अंदर चलो, तुमसे कुछ बातें करनी है एक। लक्ष्मण द्वार से एक ओर हट गया। ठाकुर भीतर आ गया। लक्ष्मण लालटेन ऊंची करके रास्ता दिखाता हुआ ठाकुर को एक बड़े से कमरे में ले आया। उसने लालटेन की बत्ती जरा ऊंची करके उसे अलमारी पर रख दिया। ठाकुर एक टूटे से स्टूल पर बैठ गया। लक्ष्मण ठाकुर के सामने खड़ा रहा। उसकी प्रश्नात्मक आंखें ठाकुर के चेहरे पर जमी हुई थी। लक्ष्मण, ठाकुर ने उलझे से स्वर में उसे संबोधित किया। उसे शब्द चयन में बहुत कठिनाई अनुभव हो रही थी। लक्ष्मण, तुम्हें राम सिंह की याद है? क्यों नहीं सरकार, वही तो, जिसकी बहन। हाँ वही, ठाकुर ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा। आज वह जेल से छूटकर आ रहा है। आज? लक्ष्मण विस्मित होकर बोला, लेकिन उसे तो 10 वर्ष की सजा हुई थी। हाँ, लेकिन अच्छे आचरण के कारण उसकी 2 वर्ष की सजा माफ हो गई है। आज प्रातः 6 बजे अर्थात अब से केवल 4 घंटे बाद वह मुक्त कर दिया जाएगा। ठाकुर कुछ क्षण के लिए रुका। उसकी खोजपूर्ण दृष्टि लक्ष्मण के चेहरे पर अपने शब्दों की प्रतिक्रिया ढूंढ रही थी। तुम्हें याद है, उसने मुझे धमकी दी थी कि जेल से छूटने के बाद वह मुझे जान से मार डालेगा। रात के 2 बजे ठाकुर का हवेली छोड़कर चोरों की तरह आने का कारण लक्ष्मण के लिए स्पष्ट हो गया। सरकार, आप तो व्यर्थ ही। तुम्हारा क्या विचार है? राम सिंह अपनी बात पूरी कर सकेगा? ठाकुर ने उखड़े से शब्दों से पूछा। प्रश्न ही नहीं उठता सरकार, लक्ष्मण ने निश्चयात्मक स्वर से कहा। 8 वर्ष का जेल का श्रमपूर्ण जीवन बड़ों बड़ों के कसबल निकाल लेता है हुजूर।
प्रथम तो इतने लंबे काल में इंसान की प्रतिशोध की भावना ही समाप्त हो जाती है, और अगर ऐसा ना भी हो तो भी वह इतना टूट चुका होता है कि वह उसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाता। लेकिन राम सिंह, आप व्यर्थ ही राम सिंह का हौवा बना रहे हैं सरकार। राम सिंह हो या कोई और, जेल सबका खून बराबर निचोड़ती है। और यदि आपकी बात मान भी ली जाए कि वह आज भी प्रतिशोध की आग में जल रहा होगा, तो इसकी कम संभावना है कि जेल से निकलकर वह सीधा आप पर दौड़े। लक्ष्मण कुछ क्षण ठाकुर पर अपने शब्दों का प्रभाव देखने के लिए रुका। 8 वर्ष में तो दुनिया बदल जाती है सरकार। समय की गति से 8 वर्ष पिछड़ा हुआ इंसान तो इस दुनिया के मेले में खोए बच्चे की तरह होता है। ये सब दिलासा देने की बातें हैं लक्ष्मण। मैं अपनी सुरक्षा का कोई ठोस प्रबंध करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा कीजिए, यह नगर छोड़ दीजिए। यह नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि ठाकुर राजपाल सिंह राम सिंह जैसे मामूली इंसान से भयभीत होकर कायरों की तरह नगर छोड़कर भाग गया। पुलिस की सहायता लीजिए। एक ही बात है जिस बात को मैं इतना गंभीर समझता हूँ। संभव है पुलिस उसे तनिक भी महत्व न दे। यदि उन्होंने मेरी सुरक्षा का प्रबंध कर भी दिया तो वह कब तक चलेगा? कुछ दिनों बाद उन्हें सब व्यर्थ महसूस होने लगेगा, और उसके बाद मैं फिर उतना ही असहाय और अकेला हो जाऊंगा जितना कि अब हूं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो कुछ पुलिस नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता उसे। ठाकुर ने अटक कर कहा, तुम करो। ठाकुर क्या चाहता है लक्ष्मण भली भांति समझ रहा था। ठाकुर स्पष्ट शब्दों में अपना आशय प्रकट करने में हिचक रहा था। तो ठीक है ठाकुर साहब, लक्ष्मण ने ठाकुर की समस्या हल करते हुए कहा, हवेली में जाकर आराम से सोइए। सवेरे तक आपको राम सिंह की हत्या हो जाने का समाचार मिल जाएगा। ठाकुर को सांत्वना तो मिली, किंतु भय का भूत उसके हृदय से पूर्ण रूपेण अपना आधिपत्य नहीं छोड़ सका। अच्छा लक्ष्मण, ठाकुर ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारकर मेज पर रखते हुए कहा, रियासतें तो अब रही नहीं तो इसकी क्या जरूरत है सरकार? जीवन भर तो आप ही का नमक खाया है। फिर भी रख लो। ठाकुर ने उठते हुए कहा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लक्ष्मण ने भी लालटेन उठाए और ठाकुर के आगे आगे हो लिया। बाहर का द्वार खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका ठाकुर के शरीर से टकराया। वह काम गया। लालटेन की लपलपाती हुई मध्यम सी पीली रोशनी में लक्ष्मण ने ठाकुर को अपने शरीर के चारों ओर कसकर चादर लपेटते हुए देखा। इसका कारण सर्दी है या भय? लक्ष्मण ने सोचा। अच्छा लक्ष्मण, ठाकुर ने चलने का उपक्रम करते हुए कहा, अब तुम्हारा ही भरोसा है। चिंता न कीजिए सरकार, लक्ष्मण ने लालटेन ऊंची करके राह दिखाते हुए ठाकुर को आश्वासन दिया। हवेली में घुसते ही ठाकुर को फिर भय ने घेरना आरंभ कर दिया। जब लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा, उसने एक झपटे से द्वार के दोनों पट खोल दिए। क्षमादान में लगी मोमबत्तियों की लौ एक बार थरथराई और फिर स्थिर हो गई। वह कमरे के मध्य खड़ा होकर अपनी दृष्टि कमरे के चारों ओर फिराने लगा। एक कोने में आदमकद शीशा रखा था। उसके दोनों ओर क्षमादान थे जिनमें 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। उसकी आंखें एक मोमबत्ती की लौ पर स्थिर हो गई जो रह रहकर हवा के हल्के से झोंके से काम उठती थी। उसने लाख चेष्टा की कि वह अपनी दृष्टि घुमा ले, परंतु आंखें जैसे लौ में उलझकर रह गई थीं। वह धीरे धीरे क्षमादान की ओर बढ़ा और फिर एक झटके के साथ उसने लौ पर अपनी हथेली रख दी। बुझी हुई मोमबत्ती से कुछ क्षण धुआं उठता रहा और फिर वह भी समाप्त हो गया। काश इतनी सरलता से वह राम सिंह का जीवन दीप भी बुझा सकता। उसने अपने शरीर से चादर उतार कर फेंक दी और शीशे के सामने तनकर खड़ा हो गया। उसने दूसरा क्षमादान उठाया और उसे अपने चेहरे के इतने समीप ले आया कि उसे मोमबत्ती की लौ की उष्णता अनुभव होने लगी। शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर वह भयभीत होकर कदम पीछे हट गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने अपने आप को कभी नहीं देखा। मुर्दों जैसी बुझी हुई आंखें और सरसों से भी अधिक पीला चेहरा, जैसे वह वर्षों से बीमार हो। क्या ये ठाकुर राजपाल सिंह का चेहरा है? उसके हाथ से क्षमादान छूटते छूटते बचा। उसने अपनी जिह्वा निकालकर शीशे में देखी। जिह्वा पर सफेद काईसी जमी हुई थी जिसके कारण उनके मुंह का स्वाद बेहद कसैला हो गया था। उसे एक जोर की उबकाई आई तो उसने अपनी जिह्वा मुंह में समेट ली। टन 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 घड़ियाल ने 4 बजाए। एकाएक बिजली की तरह एक विचार उसके मस्तिष्क में कौंध गया और उसके सारे व्यक्तित्व पर छा गया। अब से केवल 2 घंटे बाद ठाकुर राजपाल सिंह मर चुका होगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह और अधिक देर शीशे के सामने खड़ा नहीं रह सका। रह रहकर उसकी आंखों के सामने उसका अपना अकड़ा हुआ शरीर घूम जाता था, उभरी हुई मृत्यु की गहन रेखाएं, बंद आंखें, तने हुए हाथ पांव। वह सिहर उठा। मैं क्या करूं? उसने असहाय होकर सोचा। टन 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 घड़ियाल के सीने पर 5 चोटें पड़ी। तभी
केवल 1 घंटा। उसका धीरज छूटने लगा। वह लड़खड़ाता हुआ एक बड़ी सी मेज के पास पहुंचा। बड़ी कठिनाई से उसने मेज का दराज खोला। दराज में से एक चाकू और एक पिस्तौल निकालकर उसने मेज पर रख दिए। कितनी ही देर तक वह दोनों शस्त्रों को एकटक घूरता रहा। उसने पिस्तौल पर हाथ रखा और अपनी उंगलियों से उसकी मूठ को मजबूती से जकड़ लिया, परंतु धीरे धीरे उसकी पकड़ स्वयं ही शिथिल पड़ गई। उसने पिस्तौल छोड़कर चाकू उठा लिया। कुछ क्षण वह उसे अपने हाथों से तौलता रहा, मानो प्रयोग में लाने के लिए शक्ति का संचार कर रहा हो। फिर एकाएक उसने चाकू कमरे के दूसरे सिरे पर स्थित बंद द्वार की ओर फेंका। चाकू की गति इतनी धीमी थी कि उसका बहुत थोड़ा सा भाग ही लकड़ी में गड़ गया। फल मूठ का बोझ नहीं संभाल पाया और चाकू झंझनाता हुआ फर्श पर आ गिरा। कुछ क्षण वह मेज के सहारे खड़ा लंबी लंबी सांसें भरता रहा। वह अपनी इच्छा से हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा था। उसका दायां हाथ मेज के किनारे से रेंगता हुआ पिस्तौल की मूठ पर पहुंचा। उसकी उंगलियां कभी कस जाती थीं, कभी ढीली पड़ जाती थीं। फिर उसने एक निश्चय करके पिस्तौल उठा लिया। उसने बड़ी मजबूती से पिस्तौल को पकड़ा, अपनी एक उंगली लिबलिबी पर जमाई और अपनी बांह को फायर करने की स्थिति में हवा में तान दिया। असंभव, वह बड़बड़ाया, मैं पिस्तौल नहीं चला सकता। उसने पिस्तौल को खोलकर देखा। वह पूरा भरा हुआ था। वह उस मौत उगलने की मशीन को देर तक घूरता रहा। उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच हटा दिया। भड़ाक, किसी ने जोर से द्वार भड़भड़ाया। टन 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 टन। अब घड़ियाल ने 6 बजाए। ठाकुर के हाथ से पिस्तौल गिरते गिरते बची। ठाकुर साहब, किसी ने द्वार खटखटाते हुए बाहर से पुकारा। ठाकुर सिर से पैर तक पसीने से नहा गया। ठाकुर साहब, कोई बाहर से चिल्लाया। दरवाजा खोलिए। वहां पहुंचा। उसने थर थर कांपते हुए सोचा। द्वार निरंतर खटखटाया जा रहा था। ठाकुर ने अपने शरीर को लगभग घसीटते हुए द्वार के सामने खड़ा कर दिया। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। उसकी उंगलियां बेचैनी से पिस्तौल पर फिरने लगीं। ठाकुर, तुम्हारा जीवन मेरी सजा की अवधि से अधिक लंबा नहीं। 10 साल बाद जो दिन आएगा, उसकी रात देखनी तुम्हें नसीब नहीं होगी। उस दिन तुम्हारी गर्दन होगी और मेरे हाथ। आज से 8 वर्ष पहले करे गए राम सिंह के ये शब्द ठाकुर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। दरवाजा खोलिए, आवाज में झुंझलाहट का पुट था। ठाकुर ने कांपते हाथों से पिस्तौल द्वार की ओर तानकर हाथ को स्थिर करने की चेष्टा की। ठाकुर साहब। वह दहलसा गया। उसका पिस्तौल वाला हाथ मशीन की तरह अपनी कनपट्टी की ओर घूम गया। ठाकुर, तुम बच नहीं सकते। उसने पिस्तौल कनपट्टी के साथ लगाकर घोड़ा दबा दिया। धाएं धाएं, पिस्तौल की आवाज कमरे में गूंज गई। वह कटे वृक्ष की तरह द्वार के सामने ढेर हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? बाहर से इस बार कई आवाजें सुनाई दी। ठाकुर की कनपट्टी से खून का फव्वारा छूट रहा था। खून के तालाब में डूबा हुआ ठाकुर का शरीर एक बार तड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। खून की एक पतली सी धारा द्वार के नीचे से बाहर बह चली। खून। कई स्वर एक साथ फूट पड़े। दरवाजा तोड़ दो, कोई चिल्लाया। क्षण भर बाद ही दरवाजे पर चोटें लगीं। ठाकुर साहब, वह स्वर अब भी ठाकुर को पुकार रहा था। द्वार एक बार जोर से चरमराया और फिर उसका एक पट अलग हो गया। कमरे में जो सबसे पहले प्रविष्ट हुआ, वह लक्ष्मण था। उसके पीछे हवेली के नौकरों की भीड़ लगी हुई थी, जो एक दूसरे की गर्दनों से उचक उचक कर परिस्थिति से अवगत होने की चेष्टा कर रहे थे। लक्ष्मण घुटनों के बल ठाकुर की खून से लथपथ लाश के पास बैठ गया। पल भर के लिए वह ठाकुर के हाथ में थमी पिस्तौल और उसकी कनपट्टी से रिसते हुए खून को देखता रहा। उसने एक बार निराशा से सिर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। वह नौकरों की ओर घूमकर गंभीर स्वर से बोला, ठाकुर साहब चल बसे। उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लक्ष्मण द्वार से हटकर भीड़ के पीछे जा खड़ा हुआ और फिर उसने एक नौकर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कितने शोक की बात है। मैं तो ठाकुर साहब को वह बताने के लिए आया था कि राम सिंह की आज प्रातः 4 बजे जेल में हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य से किसी और कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।